आज हम लोग बात करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, फर्म का डिसॉल्व होना अलग चीज होती है, पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना वो अलग चीज होती है। फर्म का डिसॉल्व होना का सिंपल सा मतलब है पूरी की पूरी फर्म क्या हो जानी है, बंद हो जानी है। ठीक है, आप क्या करते हैं जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो फर्म के सारे एसेट्स को सोल्ड कर देते हैं और जो भी लायबिलिटीज है सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल का अगर पैसा बचेगा तो। अब भाई इलीगल काम करेंगे, ठीक है, तो कोर्ट क्या बोलेगी, अपना फर्म क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कानून से बढ़कर तो कोई है नहीं, तो कानून जो बोलेगी आपको सब कुछ कानून के दायरे में। ठीक है, क्योंकि कानून के हाथ क्या होते हैं, लंबे होते हैं, कानून पकड़ के अंदर कर देगी आपको। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म चलाने से पहले एक बात को आपको याद रखना है, क्या कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो क्या हो, क्या भाई, गैर कानूनी हो। ठीक है, तो ज़्यादातर होता क्या है, सीबीएसई आपके साथ ये काम करती है कि आपको जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन ज़्यादा देती है। ठीक है, जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन दे देगी, एक्सपेंसेस के टर्म्स एंड कंडीशन वाले क्वेश्चन दे देगी, बस और बस रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के क्वेश्चन दे देगी। ठीक है, और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और छोटा सा बैंक अकाउंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब तक हम लोग बस पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे थे, पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में बात किए थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात किए थे, बात किया था हम लोगों ने एडमिशन के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में और डेथ के बारे में। तो हम फर्म को बनाना सीख चुके थे, जब फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही थी तो टर्म एंड कंडीशन भी सीख चुके थे, एडमिशन भी सीख चुके थे, रिटायरमेंट भी सीख चुके थे, यहाँ तक पार्टनर को डेथ भी करा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो आज जो है वो फर्म क्या हो जाना है, बंद हो जाना है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म ही क्या हो जानी है, बंद हो जानी है। और आज ही हमारा जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है वो क्या हो जाना है, एंड हो जाना है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो भाई अब फर्म क्यों डिसॉल्व हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि फर्म क्यों डिसॉल्व हो रहा है। तो फर्म डिसॉल्व होने के बहुत ढेर सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग चीज होती है और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज होती है। ठीक है, फर्म का डिसॉल्व होना अलग चीज होती है, पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना वो अलग चीज होती है। फर्म का डिसॉल्व होना का सिंपल सा मतलब है पूरी की पूरी फर्म क्या हो जानी है, बंद हो जानी है। ठीक है, अब फर्म बंद हो जाएगा तो क्या होगा भाई, फर्म बंद हो जाने से कुछ तो कुछ होगा ना, इतना उधार है फर्म पे। ठीक है, उसका क्या होगा, फर्म के पास जो एसेट्स पड़े हैं उसका क्या होगा, फर्म के पास जो लायबिलिटीज का पेमेंट करना है उसका क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो होता क्या डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म क्या करती है, अपने सारे एसेट्स को सोल्ड करके अपने सारे थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का पेमेंट करती है। सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। ठीक है, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप सबको पता है, ठीक है, कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है पार्टनरशिप का वो किसके अंडर में है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर है। इसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशंस, उसी को हम मानते हैं और उसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सारे पार्टनर्स को क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। When a firm is dissolved, the business of the firm terminates, all the assets of the firm are disposed of and all liabilities and partners loan and partners capital are paid। देखिए हम भी आपको यही बात बता रहे थे, क्या बोला है भाई, कि आप क्या करते हैं जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो फर्म के सारे एसेट्स को सोल्ड कर देते हैं और जो भी लायबिलिटीज है सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल का अगर पैसा बचेगा तो। ठीक है, तो ये है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि फर्म क्या हो जाना है,
बंद हो जाना है। बंद होने के बहुत सारे कारण हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे। अच्छा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म बंद हो जा रहा है, तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग टर्म है और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है भाई? अलग टर्म है। ठीक है, तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बस पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाना। ठीक है, पार्टनरशिप तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस में डिसॉल्व हो जाते हैं। कैसे डिसॉल्व होते हैं? जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो भी डिसॉल्व होते हैं। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो भी डिसॉल्व होता है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो भी डिसॉल्व होता है। जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो भी डिसॉल्व होता है। ठीक है, पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होती है ना, वो पार्टनरशिप बंद हो जाती है, दूसरी पार्टनरशिप चलने लगती है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वो फिलहाल की वो उनकी वो उस चीज़ की पार्टनरशिप क्या हो जाती है? बंद हो जाती है और दूसरी पार्टनरशिप चलने लगती है। ठीक है, तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पुरानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। पहले वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और तय किए थे, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और तय करते हैं। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्ट होता है फर्म का। ये कब कब होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। ठीक है, यहाँ पे फर्म क्लोज नहीं होती, बस उनकी पुरानी पार्टनरशिप बंद होके नई पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। ठीक है, मीनिंग क्या है पार्टनरशिप फर्म का, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखिए भाई कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या इंपॉर्टेंट होती हैं? कुछ चीजें ये इंपॉर्टेंट होती हैं आपसे सबसे ज्यादा सेक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ चीजें यही इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39, ठीक है, सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या कहता है? द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना ही क्या है? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाना है। ठीक है, अ फर्म में बी डिसॉल्व विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन और इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, जब सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं तो फर्म डिसॉल्व होती है। ठीक है, या आपस में कंसेंट होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक वर्क के लिए। अगर वो वर्क एक अकॉम्प्लिश हो जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व। ठीक है, हमने एक टास्क लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट 4 साल 5 साल 10 साल का है। ठीक है, हम 2-4 पार्टनर्स मिल करके उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है। ठीक है, जब पार्टनरशिप की सारी चीजें क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं। क्या क्या मोड्स हैं डिसॉल्यूशन के? क्या क्या मोड्स हैं का मतलब क्या है? डिसॉल्यूशन के क्या क्या कारण हैं? ठीक है, कब कब क्या क्या रीजन है कि पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के सिलेबस के लिए, मगर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सीयूईटी के लिए, आपके सीए के लिए, आपके सीएस के लिए। ठीक है, कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम थ्योरी के पार्ट्स को सेक्शंस के साथ लेके आए हैं ताकि आप इन बातों को ध्यान में रखें। तो क्या मोड्स है? सबसे पहला मोड्स क्या होता है? डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट खत्म तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग अभी ना हम आपको बताया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाता है भाई? डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने का कारण पहला क्या है? एग्रीमेंट खत्म हो जाना। ठीक है, अ फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब वो लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो अब किस चीज़ के लिए फर्म चलाएंगे? बिना वजह का तो फर्म चलाएंगे नहीं, तो उस टाइम पे फर्म को क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है भाई? ये आता है सेक्शन 49।
किसके अंडर में आता है? सेक्शन 40 के अंडर में आता है। ठीक है, अंडर द सेक्शन 40 डिसॉल्यूशन कैसे होता है? एग्रीमेंट के साथ होता है। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा रीजन क्या है? कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन क्या होता है? अ फर्म डिसॉल्व बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ ऑल द पार्टनर बट वन एज इंसॉल्वेंट। ठीक है, कोई न्यायिक निर्णय लिया गया है, ठीक है, तो सारे पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व करते हैं या कोई एक पार्टनर क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। और क्या कह सकते हैं? आपने कुछ ऐसा, पार्टनरशिप फर्म ने कुछ ऐसा काम किया है, ठीक है, जिसका आपको कोर्ट ऑफ लॉ परमिशन नहीं ग्रांट करती है। ठीक है, अब भाई इलीगल काम करेंगे, ठीक है, तो कोर्ट क्या बोलेगी? अपना फर्म क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। कानून से बढ़कर तो कोई है नहीं, तो कानून जो बोलेगी आपको सब कुछ कानून के दायरे में, ठीक है, क्योंकि कानून के हाथ क्या होते हैं? लंबे होते हैं, कानून पकड़ के अंदर कर देगी आपको। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म चलाने से पहले एक बात को आपको याद रखना है, क्या? कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो क्या हो, क्या भाई? गैर कानूनी हो। ठीक है, तो अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ बोल दिए, ऑर्डर दे दिए, तो आपको अपना पार्टनरशिप फर्म क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है? सेक्शन 41 के अंदर में आता है। तो कंपल्सरी डिसॉल्यूशन है, ठीक है, जब कोर्ट बोल दी तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देश के कानून से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, तो कंपल्सरी डिसॉल्यूशन क्या आता है? जब आप क्या करते हैं? कोई अनलॉफुल बिजनेस को करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? डिसॉल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी। कुछ इमरजेंसीज हो जाती हैं, ठीक है, कुछ इमरजेंसीज हो गई, ठीक है, तो आपको पार्टनरशिप अब फर्म बंद करना ही करना है, ये सबसे बड़ी मजबूरी है। क्या इमरजेंसीज हो जाती हैं? इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। आपने पार्टनरशिप कुछ टर्म के लिए बनाया है, ठीक है, कुछ समय के लिए बनाया है, ठीक है, अब वो समय ऑलरेडी खत्म हो जाता है, ठीक है, वो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो भी हमको फर्म क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व करना पड़ता है। तो ये क्या है? सर्टेन कंटीजेंसीज है। इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स बाय द कंप्लीशन। आप एक या एक से ज्यादा एडवेंचर्स खोलें तो आपकी मजबूरी है कि हम पहले वाले को क्या करना चाहता है? बंद करना चाहते हैं, तो भी आप क्या करेंगे? पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक, अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया तो अब मान लेते दो ही पार्टनर हैं, ठीक है, अब दो ही पार्टनर, एक पार्टनर डेथ कर गया तो एक पार्टनर तो बिजनेस को चलाएगा नहीं, पार्टनरशिप फर्म को तो चलाएगा नहीं। पक्की बात है कि फर्म क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। या तो वो पार्टनर इतना इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जिसके वजह से बिजनेस रेगुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो भी मतलब अगर वो पार्टनर डेथ कर गया है तो फर्म पे बहुत ज़्यादा क्या होने लगे? अफेक्ट पड़ने लगे, तो भी फर्म को क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक, अबाउट द एजुकेशन ऑफ पार्टनर एज एन, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट आर दोज टाइप ऑफ पर्सन विच आर नॉट कैपेबल टू पे इट्स डेब्ट्स। ठीक है, इंसॉल्वेंट वो होता है जो अपने डेब्ट को चुकाने के काबिल नहीं है, तो भी फर्म को क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है? सेक्शन 42 के अंडर में आता है। 39 के अंदर में हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। फिर 40, 41, 42 और 43 देखिए क्या? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय द नोटिस एट विल, where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm। आप पहले ही विल में लिख चुके हैं, पार्टनरशिप विल में आप पहले ही लिख चुके हैं कि अगर हम सबसे पहले बोल दिए, सारे पार्टनर्स को नोटिस भेज दिए कि अब फर्म क्या होता है? डिसॉल्व होता है, तो भी आपको फर्म क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं भाई? जो बचे हुए पार्टनर्स है वो वाला फर्म डिसॉल्व करके एक नई पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक पार्टनर चाहता है और उसने सबको प्रॉपर नोटिस भेज दिया तो आपको फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा। और नोटिस उसने इसी चीज़ का भेजा है, ठीक है, कि फर्म को क्या करिए? डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक,
और सेकंड कंडीशन क्या है, द फर्म इज डिजॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस एट द डेट ऑफ डिजोल्यूशन, इफ नो डेट इज मेंशन्ड एज फ्रॉम द डेट द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। ठीक है, या तो उसने डेट मेंशन किया हो, ठीक है, किस डेट पे वो फर्म को क्या करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी तो होती है ना, कि हम अपने पार्टनरशिप को बस इतने दिन तक चलाएंगे, तो उस टाइम भी फर्म को क्या करना पड़ता है, डिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है, सेक्शन 43 के अंडर में आता है। और लास्ट है, जब कोर्ट कह दे आपको। अब कोर्ट कहेगा, पक्की बात है क्या, आप कोई न कोई गैर कानूनी काम किए हैं। अब गैर कानूनी काम किए हैं तो आपको कोर्ट बिजनेस चलाने देगी, एकदम नहीं। ठीक है, तो उस टर्म में भी हमको पार्टनरशिप फर्म क्या करना पड़ता है, डिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, एट द सूट ऑफ पार्टनर द कोर्ट में डिजॉल्व अ फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, अगर पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है तो भी, ठीक है, नहीं सुन रहा है, ठीक है, पागल हो गया है, ठीक, अ पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, अपना काम कार्यत तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो भी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, डिजॉल्व। कोर्ट बोलती है बंद करो, हटाओ, पार्टनरशिप फर्म बंद कर दो, लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा फर्म ही बंद कर दो। ठीक, अब पार्टनर इज फाउंड गिल्टी, कोई ऐसा काम किया है बिजनेस में, ठीक है, मिसकंडक्ट, मिसबिहेव, इस टाइप का कोई काम किया है, तो अभी कोर्ट क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म बंद कर दो। ठीक है, एग्रीमेंट के बीच को तोड़ा गया है, ठीक है, जो एग्रीमेंट था, ठीक है, उस अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ है, तो आपस में पार्टनर जाके लड़ रहे होंगे। अब पार्टनर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फर्म क्या कहेगी, अब जब आप लोगों का नहीं पट रहा है तो आप क्या कर दीजिए, फर्म को बंद कर दीजिए। कोई पार्टनर अपने राइट को ट्रांसफर कर देता है तो भी, ठीक है, अब हम पार्टनरशिप फर्म में हैं, ठीक, हम फर्म चला रहे हैं, हम अपना अधिकार किसी और को दे दिए, ठीक है, तुम देखोगे अब सब कुछ। ठीक, अब उससे उस रिमेनिंग पार्टनर से मेल जोल हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है, सारे टर्म एंड कंडीशंस फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट क्या बोलती है, बंद कर दो फर्म। ठीक, बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन द सेव एट अ लॉस, ठीक है, लॉस में सरवाइव नहीं कर पा रही है। ठीक है, बहुत लोग भाई बिजनेस में लॉस के टाइम सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ठीक है, और एनी अदर ग्राउंड विच रेंडर्स इट जस्ट इक्विटेबल दैट द फर्म शुड बी, या कोई और अदर रीजंस होता है, कारण तो बहुत होते हैं। ठीक है, तो अभी फर्म क्या हो जाता है, डिजॉल्व होता है। तो डिजोल्यूशन के 4-5 रीजंस हैं, ठीक है, जिसके वजह से फर्म क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ये रीजंस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा क्या, जब पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व हो जाती है, समझे, जब पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व हो जाती है तो फर्म क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करती है। अब सिंपल सी बात है कि वो अपने सारे एसेट्स को बेच देती है और सारे लायबिलिटीज का पेमेंट कर देती है। ठीक है, तो ये सारा वर्क होता कहाँ पे है, तो ये सारा वर्क होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, सबसे पहले जब फर्म डिजॉल्व होती है तो बनाया क्या जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ये साइड होता है डेबिट और ये साइड क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, एक साइड डेबिट होता है, दूसरा साइड क्रेडिट। आप करते क्या है, आपको फर्म का बैलेंस शीट पता होता है। ठीक है, आपको क्या पता होता है, फर्म का बैलेंस शीट। ठीक है, आपको फर्म का बैलेंस शीट पता है। ठीक, फर्म के बैलेंस शीट से सारे एसेट्स उठा के डेबिट साइड और सारे आउटसाइड लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या करते हैं, सारे एसेट्स को डेबिट साइड, टू ऑल एसेट्स क्या क्या ट्रांसफर नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कैश, बैंक, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, एक्सेप्ट कैश,
बैंक पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, और कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस, इन सब को ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट्स, जितने भी एसेट दिखे ले आइए, सबको डाल दीजिए। कहां पे डाल दीजिए? डेबिट साइड डाल दीजिए। किसको किसको नहीं डालेंगे? कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, एक्यूमुलेटेड लॉस को नहीं डालेंगे। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। ठीक, और सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड, कौन सी लायबिलिटी? थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, एक्सेप्ट किसको नहीं डालेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का लोन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को नहीं डालते हैं। ठीक है, सारे एसेट्स को डेबिट साइड, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड। लायबिलिटी में किसको किसको नहीं डालते हैं? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स करेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को नहीं डालते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड सारे एसेट्स डाल दिए, क्रेडिट साइड सारे लायबिलिटीज, अगर प्रोविजन है वो भी क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, सारे प्रोविजन ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, पार्टनर्स लोन नहीं जाता है। ठीक है, सारे एसेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफर किए, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड, एक्सेप्ट कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉस, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को किसको किसको ट्रांसफर नहीं करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स लोन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। पार्टनर्स के अलावा किसी का भी लोन हो, उसके चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसका भी लोन होगा वो रियलाइजेशन में जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता है। पार्टनर्स लोन के अलावा चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सबका लोन, वाइफ हस्बैंड, सबका लोन जाएगा। बस पार्टनर्स का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता है, उसके लिए हम सेपरेटली पार्टनर्स लोन प्रिपेयर करते हैं। तो आप एसेट साइड सारे डेबिट साइड एसेट ट्रांसफर कर दिए, क्रेडिट साइड सारे लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब या तो एसेट्स से पैसा मिलेगा या तो एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेगा। तो जब एसेट्स से पैसा मिलता है तो लिखते हैं बाई कैश और बाई बैंक। बाई कैश लिखी या बाई बैंक लिखी, बात सेम है। ठीक है, जितना रियलाइज होगा वो, आपको कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, कि 5 लाख का एसेट्स था, 3 लाख मिला, 2 लाख का लॉस हो गया, नहीं, हमने लिखा है रियलाइज। तो जो 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 रियलाइज्ड अमाउंट है आप बस उसी को लिखेंगे। ठीक है, जो रियलाइज्ड अमाउंट है आप बस एसेट से जितना पैसा मिलता है क्रेडिट साइड बस। अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टुक ओवर कर लेता है, ठीक है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, एसेट्स टेकन बाय दी पार्टनर। ठीक, या तो एसेट्स से पैसा मिलेगा या तो एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेगा। ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा मिला तो वही सेम बाय कैश या बैंक, अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा मिल गया। लायबिलिटीज का या तो पेमेंट करेंगे या तो कोई पार्टनर पेमेंट कर देता है। तो जब लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो टू कैश टू बैंक लायबिलिटीज का पेमेंट। अगर लायबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर कर देता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, तो हम क्या किए, सारे एसेट्स को डेबिट साइड, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड। ठीक, क्या क्या नहीं ट्रांसफर करना है हम आपको बता दिए। एसेट्स से पैसा मिलता है क्रेडिट साइड बाय कैश या बाय बैंक। एसेट्स को कोई पार्टनर टुक ओवर करता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा मिलता है तो बाय कैश बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक, लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो टू कैश टू बैंक। ठीक, लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिए। अगर लायबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किए तो टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू कैश एंड टू बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इस साइड कम पड़ता है तो लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक ही रेशियो ही होगा, उसी रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट आएगा तो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को में। ठीक है,
तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए मेरी आप। क्या इंपॉर्टेंट बात भाई? क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, प्रोविजन का तो आप कुछ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। प्रोविजन को एज इट इज छोड़ दीजिएगा, बस एसेट्स का कंपेयर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोविजन को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चंस में बोले चाहे ना बोले, आपको सारे लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ता है, ये पक्की बात है, ठीक है। क्वेश्चंस में बोले या ना बोले, आपको सारी लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक। बोले चाहे ना बोले, क्वेश्चन में लास्ट तक किसी एसेट्स के बारे में नहीं बोला कि कितना रियलाइज हुआ, तो जो टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी टच और सी, ठीक है, जिसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। वो कैसे एसेट्स होते हैं? टेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स के बारे में लास्ट तक कुछ नहीं बोलेगा तो आप फुल अमाउंट रियलाइज कराएंगे, और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में लास्ट तक कुछ ना बोले तो उससे कुछ भी रियलाइज नहीं कराएंगे, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी टच और सी, फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सब कैसे एसेट्स होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? लायबिलिटीज के बारे में बोले चाहे ना बोले आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। लास्ट तक नहीं बोला तो आपको सारे लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी फुल अमाउंट पे। एसेट्स के बारे में लास्ट तक नहीं बोलता है तो टेंजिबल एसेट्स है तो फुल अमाउंट रियलाइज कराएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स है तो उसको छोड़ देंगे, उससे कुछ भी रियलाइज नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा आता है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या आता है? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपको सीबीएसई एक क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, या तो रियलाइजेशन अकाउंट का पूछेगी या तो जर्नल एंट्री का पूछती है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से बोर्ड पे देखना है। क्या? जब हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। रियलाइजेशन क्या हो जाता है? डेबिट, और सारे एसेट्स क्या हो जाते हैं? क्रेडिट, ठीक। एसेट साइड ही आपको ढेर सारे प्रोविजन मिलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर ये सब मिलते हैं उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने की क्या एंट्री पास होती है? सारे एसेट्स को डेबिट साइड, तो एंट्री पास होगी रियलाइजेशन टू एसेट्स, और सारे प्रोविजंस को क्रेडिट साइड, तो एंट्री क्या पास होती है? रिवर्स हो जाती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। अब या तो एसेट से पैसा मिलेगा या तो एसेट्स को कोई पार्टनर टुक ओवर करेगा। तो जब एसेट से पैसा मिलता है तो पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आता है तो डेबिट और पैसा जाता है तो क्रेडिट। तो जब पैसा आता है तो कैश या बैंक क्या हो जाता है? डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाता है? क्रेडिट, ठीक। उसके बाद सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं किसमें? रियलाइजेशन में। जब सारे लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हो तो सारी लायबिलिटीज क्या हो जाती है? डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाता है? क्रेडिट। अब लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो पैसा क्या होगा? जाएगा। लायबिलिटीज का पेमेंट किए, पैसा जा रहा है तो रियलाइजेशन क्या हो जाता है? डेबिट, और बैंक क्या हो जाता है? क्रेडिट। जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टुक ओवर करता है, जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टुक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज का पेमेंट किया तो इसका जस्ट अपोजिट, रियलाइजेशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर किए, एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू एसेट्स। उसी साइड सारे प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजन को ट्रांसफर करने की एंट्री प्रोविजंस टू रियलाइजेशन। एसेट से पैसा मिला, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर किए, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होती है? सारे लायबिलिटी डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटीज को लेता है
तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास होती है। ठीक है, अब देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट से आपको कुछ भी रियलाइज हो रहा है तो कैश या बैंक पैसा आ रहा है टू रियलाइजेशन, सिंपल सी बात। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं तो उल्टा एंट्री पास हो जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक पैसा जा रहा है। ठीक, अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं तो भी पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन डेबिट, और कैश और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर या तो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म कर दी, फर्म करेगी तो रियलाइजेशन टू बैंक, अगर कोई पार्टनर कर दिया तो एक तरीके से लायबिलिटीज पे कर रहा है, एक्सपेंसेस भी तो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट आपको करना है। तो जब कोई पार्टनर किसी एक्सपेंस का पेमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू कैश और टू बैंक होता है। अब लास्ट में आपको क्या पता चलेगा, या तो रियलाइजेशन पे होगा प्रॉफिट, क्या, या तो रियलाइजेशन पे होगा प्रॉफिट या तो रियलाइजेशन पे होगा क्या, लॉस। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, पार्टनर्स क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन डेबिट, अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट, और लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। पार्टनर डेबिट तभी होते हैं जब लॉस होता है, और पार्टनर्स क्रेडिट तभी होते हैं जब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये थी रियलाइजेशन और रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन के अलावा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम मान लेते हैं दो पार्टनर हैं, ठीक है, एक्स और वाई, हम मान लेते हैं दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या शो करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या शो करते हैं, बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस को। ठीक है, सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को शो कर दीजिए। पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को शो करते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे भाई, स्टेप 2 में आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एक ही रेशियो गिवन होगा। ठीक, स्टेप 3 में क्या करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड देखते हैं कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है क्या, अगर रहता है तो वो भी पार्टनर्स क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। ये साइड होता है डेबिट और ये साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस को। क्या क्या एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं। ठीक, उसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे, रियलाइजेशन पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में और लॉस होगा तो डेबिट साइड में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सब जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हम आपको बता रहे थे तो हम ये आपको बताए थे कि कोई पार्टनर एसेट्स को टुक ओवर कर लेता है, कोई पार्टनर लायबिलिटीज का पेमेंट कर लेता है। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर एसेट्स को टुक ओवर करता है, एसेट्स को ले लेता है, तो क्या, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड उसके कैपिटल को क्या कर देते हैं, उस अमाउंट से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज का पेमेंट करता है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में उस अमाउंट से उसके कैपिटल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल का सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद, जब हम सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं भाई, लास्ट में हम ये करते हैं कि
उनको पेमेंट करते हैं, क्योंकि फंड फर्म तो बंद हो चुकी है, डिजोल्यूट हो चुकी है। तो अब या तो पार्टनर पैसा लेके जाएगा या तो पार्टनर पैसा दे के जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी दे के जाए। ठीक है, तो अगर पार्टनर इसको ऐड करते हैं, इस साइड कम पड़ता है तो क्या होगा, पार्टनर पैसा लेके जाएगा। और इस साइड भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो बस बैलेंस सीडी की जगह आपको क्या करना है, बाय बैंक इतना पैसा पार्टनर क्या करेगा, लेकर के आएगा। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। ठीक, दोनों साइड इक्वल करके क्लोज कर देंगे अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट एकदम सिंपल है। अब इसके बाद क्या बनाते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में क्या शो करते हैं, बैंक अकाउंट के पहले आप शो कर दीजिए क्या, ये पार्टनर्स लोन। हम आपको बताए थे पार्टनर्स का लोन का अलग से सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर्स के अलावा जिसका भी लोन हो, उसके चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, वाइफ हस्बैंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी का भी लोन होगा वो रियलाइजेशन में जाएगा, मगर बस पार्टनर्स का लोन हम सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो लोन गिवन बाय पार्टनर, जब फर्म को लोन पार्टनर ने दिया है तो दिया है तो क्या करेंगे, फर्म पेमेंट करेगी। यहां पे हम लिख देंगे लोन का बैलेंस, यहां पे हम क्या शो करेंगे, लोन का बैलेंस, और यहां पे क्या कर देंगे, पेमेंट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोन का पेमेंट विथ इंटरेस्ट करना होता है, तो विथ इंटरेस्ट करना होता है तो जितना इंटरेस्ट का अमाउंट होता है यहाँ पे शो करते हैं, सेम अमाउंट रियलाइजेशन में भी जाएगा। किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन करके। ठीक, तो ये था लोन गिवन बाय पार्टनर। लोन टेकन बाय पार्टनर में क्या होता है, फर्म को पैसा मिलेगा, उल्टा होगा, फर्म पैसा लेगी क्योंकि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है। तो पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो लोन के बैलेंस को कहां शो करते हैं, डेबिट साइड, और जब पैसा मिल जाता है, पार्टनर से पैसा ले लेते हैं तो बाय बैंक पैसा मिल गया क्रेडिट साइड। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक, इसी के बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या शो करते हैं भाई, बैंक अकाउंट में मेनली हम शो करते हैं कि पैसा आया कि पैसा गया। सबसे पहले बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस गिवन है। ठीक है, हर बार बैंक का बैलेंस गिवन रहता है, जो भी बैलेंस होगा, कैश और बैंक दोनों होगा तो दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि अब फर्म क्लोज होने वाली तो सबका हिसाब किताब क्लियर हो जाए। ठीक, अब पैसा आएगा डेबिट साइड, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड। आएगा कब कब, रियलाइजेशन में आएगा, जब पार्टनर, जब फर्म ने पूरे एसेट्स को क्या किया, सोल्ड किया है, सबका सम करके डेबिट साइड शो कर देते हैं कि कितना पैसा आया। ठीक, और कब आएगा, जब पार्टनर से पेमेंट लेना है, देना नहीं है, पार्टनर से पेमेंट क्या करना है, लेना है। तो पार्टनर से पेमेंट लेना है तो भी डेबिट साइड, पैसा आ गया। जाएगा कब कब, जब लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तब जाएगा, जाएगा ना भाई, जब लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तब जाएगा, जब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे तब जाएगा, और कब जाएगा, जब पार्टनर को पैसा पे करेंगे। एक और चीज में जाएगा, क्या, जब पार्टनर्स के लोन का पैसा पे कर रहे हैं वो भी तो बैंक अकाउंट में जाएगा, तो ये भी शो करेंगे। तो जहां जहां पैसा आएगा डेबिट साइड और जहां जहां पैसा जाएगा क्रेडिट साइड। अब ये बात तो याद होगा आपको भाई कि डेबिट साइड ये होता है, क्रेडिट साइड ये होता है। ठीक, लास्ट में क्या करेंगे, दोनों चीजों को इक्वल कर देंगे और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ऑल्सो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी, लोन गिवन बाय, लोन टेकन बाय पार्टनर। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ज्यादातर बात करेंगे बस और बस थ्योरी पोर्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिसोल्यूशन के पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे बस जनरल एंट्रीज के बारे में। पार्ट 3 में डिसोल्यूशन की बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और बैंक अकाउंट के बारे में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसके 5 अल्टरनेटिव केसेस होते हैं। पहला केस क्या है, जब रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस कौन पेड करता है, फर्म, तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगी और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सबसे सिंपल, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक। दूसरा क्या केस होता है, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन कर रहा है भाई, पार्टनर कर रहा है। तो पार्टनर एक तरीके से लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहा है, एक्सपेंस का पेमेंट कर रहा है, मतलब किस चीज का पेमेंट कर रहा है, लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहा है। तो जब पार्टनर उसका पेमेंट करता है एक्सपेंस का, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। तीसरा केस क्या है, अच्छा एक चीज नोट लिखा हुआ है, स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट दीज एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। पार्टनर पे किया फर्म के बिहाफ से, ये पार्टनर को नहीं पे करना था, जिम्मेदारी ये पार्टनर की नहीं थी, फर्म की ही थी, लेकिन अभी फिलहाल कौन पे कर दिया, पार्टनर पे कर दिया है, ठीक है। तीसरा केस है, व्हेन एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन आर पेड बाय द फर्म बट बॉर्न बाय पार्टनर, पे करना था किसको, पार्टनर को, और पे कौन कर दिया, फर्म, तो पार्टनर से लेना पड़ेगा पैसा, तो पार्टनर से लेना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीसरा केस हो गया। चौथा और पांचवा केस क्या है, चौथा केस, व्हेन एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन आर पेड बाय द पार्टनर बॉर्न बाय पार्टनर, पेमेंट पार्टनर किया, बॉन्ड भी उसी को करना, तो भाई आपसे बोल दिया गया आप ही को सारी जिम्मेदारी लेनी है, ठीक है। एक्सपेंसेस का पेमेंट रिजोल्यूशन आप ही कराना है और आप ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। कुछ कमीशन वमीशन पे बात हुई होती है, ठीक है। मेनली क्या होता है कि फर्म क्या करती है, किसी एक पार्टनर को पकड़ लेती है कि भाई तुम्हारा मार्केट में बहुत तगड़ा जुगाड़ है, तुम सारे एसेट्स को बिकवा दो, सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दो, जो खर्चा है वो भी तुमसे है ना, बस तुम 10% कमीशन ले लेना। कमीशन के लिए भी टर्म एंड कंडीशंस होता है कि रेमुनरेशन ले लेना, कमीशन लेना, कुछ ना कुछ ले लेना, बिना फायदे का आपको पता है कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो जब पार्टनर को ही बॉन्ड करना था, पार्टनर ही पेमेंट करता है, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फर्म से कोई किसी का रिलेशन नहीं है, फर्म से कुछ रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है रीजन अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या है, सेपरेट। तो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, ये तो पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन तो है नहीं भाई। उसके बाद तीसरा केस क्या है, when actual expenses are borne by the partner and he is compensated by the firm through a fixed amount, जो हम आपको केस अभी बता रहे थे कि एक्चुअल एक्सपेंसेस किसको पे करना था, पार्टनर को पे करना था, ठीक है, और पार्टनर को एक फिक्स्ड अमाउंट फर्म देगा, ठीक है। तो जब पार्टनर को पैसा मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है, तो एंट्री पास होती है रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर जब एक्सपेंसेस का पेमेंट, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, जब फर्म पार्टनर की तरफ से पे करेगी तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनर खुद ही से पेमेंट कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बस रेमुनरेशन मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर होता क्या है, सीबीएसई आपके साथ ये काम करती है कि आपको जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन ज़्यादा देती है, ठीक है। जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन दे देगी, एक्सपेंसेस के टर्म्स एंड कंडीशन वाले क्वेश्चंस दे देगी, बस और बस रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन दे देगी, ठीक है। और अगर नॉर्मल क्वेश्चंस आते तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और छोटा सा बैंक अकाउंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपको एक बात तो पता ही है, ये परम सत्य है कि एक क्वेश्चन आना ही है 6 मार्क्स का, और 1-2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर में आएगा, या तो 1-2 नंबर के MCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पहले जनरल एंट्रीज की टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और दूसरे पॉइंट में बात करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हर हर महादेव।